Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom from Ahmed VI second semester. Today I am going to present my topic, which is ensuring physical, academic and social access for person with disabilities in inclusive setup. आज हमें अपने टॉपिक में चर्चा करनी है कि हम समावेशी शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु भौतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सुगमता को कैसे करके सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसमें बात की गई है एक्सेसिबिलिटी के बारे में या एक्सेस के बारे में या सुगमता के बारे में। तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी, यानी कि सुगमता क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंट into meaningful, sensible and usable format for many persons as well possible। यानी कि सुगमता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी सूचना को, किसी एक्टिविटी को या किसी इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण को, ठीक है, यानी कि अर्थपूर्ण रूप में, यूजेबल रूप में बदलने की कोशिश करते हैं ताकि उसका प्रयोग अधिक से अधिक लोगों के द्वारा किया जा सके। अब नाउ वी डिस्कस एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड, यानी कि सुगमता के कुछ मानक होते हैं। तो इसमें हमारे कुछ मानक निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है यूनिवर्सल डिज़ाइन स्टैंडर्ड। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन एक ऐसी डिज़ाइन होती है जिसका प्रयोग अधिक से अधिक लोगों के द्वारा किया जा सके, चाहे वो किसी भी जाति से हों, किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी स्टेटस के हों, किसी भी फिजिकल हेल्थ के हों, सभी के द्वारा अधिक से अधिक रूप में सरलता से उसका प्रयोग किया जा सके। ऐसे डिज़ाइन को यूनिवर्सल डिज़ाइन कहते हैं या सार्वभौमिक नमूना कहते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन गिवन बाई एन आर्किटेक्ट रोनाल्ड मैक, यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो रोनाल्ड मैक के द्वारा दिया गया था, जो कि एक आर्किटेक्ट थे। नाउ वी डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन, यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन यानी कि सार्वभौमिक नमूने के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। इसमें हमारा जो पहला है वो है इक्विटेबल यूज, यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन का जो पहला सिद्धांत है वो कहता है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन पर अगर कोई प्रोडक्ट या कोई टेक्नोलॉजी बनती है तो उसका प्रयोग समान रूप से सभी लोग कर सकें। सेकंड नंबर का है सिंपल एंड इंट्यूटिव यूज, यानी कि सरलता से प्रयोग, ये दूसरा हो गया। थर्ड नंबर का है फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज, यानी कि प्रयोग में लचीलापन होना चाहिए। फोर्थ नंबर का है परसेप्टेबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या सेंसेस ऑर्गन सेंसेस के द्वारा उसका प्रयोग किया जा सके। फिफ्थ नंबर का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा टॉलरेंस फ्रॉम एरर, यानी कि गलती से मुक्त होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए। जब उसका हम प्रयोग करें तो उसमें कम से कम एरर के चांस होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कम से कम गलती होने की। सिक्स नंबर का है लो फिजिकल एफर्ट, यानी कि कम से कम शारीरिक श्रम उसको प्रयोग करते समय लगना चाहिए। सेवन्थ नंबर का है साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच इन यूज, यानी कि वो साइज और अप्रोच मिनिमम यानी कि अप्रोप्रिएट यूज में लाए यूनिवर्सल डिज़ाइन के। तो ये 7 प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड का दूसरा स्टैंडर्ड, जो कि WCAG स्टैंडर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। तो ये वेब मैन्युफैक्चरर यानी कि जो वेबसाइट के निर्माता हैं उनके लिए बनाई गई है WCAG। तो इसमें ये कहा गया है कि वेबसाइट के जो निर्माता हैं वे अपनी वेबसाइट पे ऐसे कंटेंट को, ऐसे मटेरियल को अपलोड करें जिससे वो सभी लोगों के लिए मीनिंगफुल हो और यूज में लाई जा सके। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो उसको सुन के रीड कर सकें, तो या HI वाले हैं उसको देख के, लो विजन वाले हैं उसकी कंट्रास्ट अच्छी होनी चाहिए, तो हर डाइवर्सिटी वाले लोग उसको यूज कर सकें। तो ये WCAG वेबसाइट निर्माताओं के लिए है। तो इसमें कुछ इसके अलग अलग वर्जन आए हुए हैं, जैसे WCAG 1.0, WCAG 2.0, WCAG 2.1। तो यहाँ पे हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे इसका। अगर डीपली आप डिस्कस करना चाहते हो तो इसको वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो WCAG गाइडलाइन, तो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब हम अपने तीसरे पॉइंट में चलते हैं, यानी कि इसका जो इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, वाई एक्सेसिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में एक्सेसिबिलिटी का क्या महत्व है। तो इसमें हम एक एक करके बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट हो सकता है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये हमारा पहला हो गया।
सेकंड हमारा हो गया टू फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, यानी कि समता और समानता के प्रिंसिपल को पूरा करना, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लचीलापन प्रदान करना। फोर्थ नंबर का हो जाएगा टू इंक्रीज द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन इंक्लूसिव सेटअप, यानी कि समावेशी शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसको बेहतर बनाना या उसको अच्छा बनाना। फिफ्थ नंबर का हो जाएगा टू मेक सक्सेस द थीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो थीम होती है वो होती है नोबडी शुड लेफ्ट द बिहाइंड, यानी कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की जो थीम है उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 6 नंबर का हो जाएगा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, यानी कि सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करती है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड पर हमने पिछली या प्रीवियस स्लाइड में चर्चा की है। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं हाउ वी कैन इंश्योर फिजिकल एकेडमिक एंड सोशल एक्सेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर PWDs। तो इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। नंबर ए हो जाएगा इंश्योरिंग फिजिकल एक्सेस, नंबर बी हो जाएगा इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सेस, नंबर सी हो जाएगा इंश्योरिंग सोशल एक्सेस। तो हम बड़े वाले पॉइंट ए नंबर पे चर्चा करते हैं, यानी कि इंश्योरिंग फिजिकल एक्सेस, ठीक है, इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या हम इसे बोल सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा में मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हम शारीरिक सुगमता को कैसे करके सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसमें निम्नलिखित बिंदु आ सकते हैं। इसमें पहला है स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनकी हमें स्क्रीनिंग और पहचान करनी होगी, तभी हम उनके लिए मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं और उनके लिए इंक्लूसिव सेटअप में मतलब भौतिक सुगमता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सेकंड नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा असेसमेंट ऑफ CWSN, यानी कि उनका आकलन। जब हमने उनकी स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन कर ली है, उनकी पहचान हो गई है, तब हमें उनका आकलन करना पड़ेगा कि उनकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है, या मतलब नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, उनका करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। ये तो हो गया असेसमेंट की बात हो गई, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा रिसर्च ऑन डिसेबिलिटी। हमको दिव्यांगता पे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर बहुत ही शोध करने की आवश्यकता है, जिससे हम उनके लिए नए नए नियम कानून पॉलिसी स्कीम्स बना सकें, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर का पॉइंट हो जाएगा वी हैव टू मेक मोर पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर PWDs रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हमें आवश्यकता है जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनकी मतलब समावेशी शिक्षा से संबंधित नए नए नियम और कानून बनाने की, यानी कि इसमें हमें यही चर्चा हम कर रहे हैं कि हमें सरकार को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें चाहिए कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा से संबंधित ऐसी स्कीम्स और पॉलिसी बनाएं जो उनको फिजिकल मतलब जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंश्योर करने में हेल्पफुल रहे या सहायक रहे। तो इस स्लाइड में हमने यहीं से चर्चा किया, अगली स्लाइड में बात करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं कि फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए और क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं। तो उसमें जो हमारा 5th नंबर का पॉइंट है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ रिलेटेड टू मतलब एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा से संबंधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं यानी कि नियम और कानून बने हैं उनका प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल टीचर्स एंड जनरल टीचर्स, यानी कि हमें विशेष शिक्षकों की और सामान्य शिक्षकों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा में पढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना होगा, तभी हम भौतिक सुगमता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स इन ईच एंड एवरी स्कूल। प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति अवश्य करनी होगी, तभी हम भौतिक जो सुगमता है उसको इंक्लूसिव सेटअप में CWSN के लिए मतलब इंश्योर कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है भौतिक सुगमता को इंश्योर करने के लिए वो है फॉर्मेशन ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स शुड बी बेस्ड ऑन
द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन, यानी कि जो स्कूल है या विश्वविद्यालय है उनकी इमारतों का जो निर्माण है वो सार्वभौमिक नमूने के अनुसार होना चाहिए। तो इसको पूरा करने के लिए कुछ मानक हैं, जैसे ए पॉइंट हो जाएगा इसमें कि जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं या यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं, उनमें रैंप अवश्य बनी होनी चाहिए, ताकि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला या जो मतलब हाथ पैर से जो बच्चा जो असमर्थ है, ठीक है, वो भी आसानी पूर्वक कक्षा कक्ष में जा सके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि पिछली स्लाइड में हमने बात की कि जो बिल्डिंग्स का निर्माण है स्कूल में वो ठीक है, वो यूनिवर्सल डिजाइन के आधार पे होना चाहिए। तो उसमें कुछ पॉइंट बचे थे, उनकी हम इस स्लाइड में चर्चा करते हैं। तो इसमें हमारा जो बी नंबर का पॉइंट हो जाएगा, जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनमें एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए, भौतिक या फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए उनकी दीवारें हैं, उन पर जो विजुअली इम्पेयर्ड दृष्टिबाधित छात्र हैं या विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो ब्रेल में अवश्य लिखी होनी चाहिए, ठीक है, उनकी दीवारों पे या क्लासरूम्स में। नंबर सी पॉइंट है, जो एचआई स्टूडेंट्स हैं या श्रवणबाधित विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो सूचनाएं हैं वो साइन लैंग्वेज में अवश्य लिखी होनी चाहिए। डी नंबर का पॉइंट हो जाएगा, जो कि मतलब दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु ओरिएंटेशन मोबिलिटी में सुगमता प्रदान करने हेतु या फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करने हेतु उसकी फर्श पर टैक्टाइल फॉर्मेट में सिंबल्स अवश्य बने होने चाहिए, ताकि वो ओरिएंटेशन मोबिलिटी अच्छी तरह से कर पाएँ। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको हम अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हम फिजिकल जो एक्सेसिबिलिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य पॉइंट पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने काफ़ी चर्चा कर भी ली, अब और चर्चा करते हैं। तो उसमें जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स शुड बी बैरियर फ्री, यानी कि जो विद्यालय का जो वातावरण है वो बाधा मुक्त होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, जो एचआई और बीआई स्टूडेंट्स की कक्षाएं हैं उनमें खासकर साउंड प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि बाहर की आवाज़ें हैं, शोर शराबा है वो ना जाए, यानी कि वो शोर मुक्त होनी चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने में हेल्पफुल साबित होगा, जो है प्रॉपर फंड शुड बी एलोकेटेड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी कक्षा के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए अधिक से अधिक फंड की व्यवस्था होनी चाहिए या एलोकेशन होना चाहिए। जैसे हमारा जनरल एजुकेशन में एनईपी भी बात करती है, जितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी है वो 6% यानी कि 6% ऑफ टोटल बजट बात करती हैं, लेकिन इसमें हमें वी हैव टू इंक्रीज, मतलब मोर बजट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, अधिक से अधिक बजट पास करने की ज़रूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर शुड बी इंश्योर्ड, यानी कि पानी पीने की शुद्ध व्यवस्था अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कि एक्सेसिबिलिटी को मतलब सुनिश्चित करने में हेल्पफुल साबित होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन ईच स्कूल, यानी कि बहु विशेषज्ञ समिति का नियुक्ति या गठन या चयन या अपॉइंटमेंट अवश्य प्रत्येक मतलब विश्वविद्यालय में या प्रत्येक समावेशी कक्षा से संबंधित विद्यालय में अवश्य होना चाहिए। इसमें हमारा स्पेशल एजुकेटर, जनरल एजुकेटर, ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्पेक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, सोशल वर्कर, ठीक है, और जनरल एजुकेटर, और हमारे क्या आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे, खुद भी मतलब एनजीओज आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से ये लोग हो सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल मतलब जो एक्सेसिबिलिटी है उसको सुनिश्चित करने में हेल्पफुल रहेगा, वो है कि हमारा कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर CWSN, यानी कि जो प्रशासन है, विद्यालय का प्रशासन है या विश्वविद्यालय का प्रशासन है, उसको चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको लचीलापन प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि थोप दिया कि आपको प्रेजेंटेशन देना ही है और ठीक है, या आपको लिखकर ही देना है, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद हम जो अदर पॉइंट है वो नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने चर्चा किया था कि फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ बिंदुओं के बारे में, अब कुछ बिंदु छूट गए हैं, उनकी हम इस स्लाइड में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर कोलैबोरेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा से संबंधित जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि माता पिता हैं, मतलब टीचर्स हैं, या मतलब लगा लो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन है, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, ठीक है, स्टूडेंट्स खुद भी हो सकता है, और भी मतलब
एम्प्लॉय हो सकते हैं, इन सभी को चाहिए कि आपस में कोलैबोरेशन करके रखें, जिससे कि फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करने में बहुत ही हेल्पफुल मतलब या हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मतलब फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए तो हमें ये चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी या असिस्टिव इक्विपमेंट्स शुड बी इंश्योर्ड, यानी कि जो सहायक तकनीकी है या सहायक उपकरण हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे भौतिक या मतलब फिजिकल जो मतलब एक्सेसिबिलिटी सुगमता है उसको इंश्योर किया जा सकता है। तो ऊपर हमने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं जिनसे कि हम फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को विशेष शिक्षा में या समावेशी शिक्षा में विशेष विद्यार्थियों के लिए या मतलब सामान्य विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक मतलब इन्हेंस कर सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब हम बी वाले बड़े वाले पॉइंट की बात करते हैं, इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, फॉर PWDs, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा में हम शैक्षणिक सुगमता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो क्योंकि पहले हम भौतिक सुगमता को तो सुनिश्चित करने की बात कर चुके हैं, तो इस स्लाइड में हमें यही चर्चा करनी है, यहाँ पे जो बची हुई स्लाइड है कि हम शैक्षणिक सुगमता को कैसे इंश्योर कर सकते हैं फॉर PWDs इन इंक्लूसिव सेटअप, यानी कि समावेशी कक्षा में। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स फॉर एक्सेसिंग स्कूल करिकुलम, यानी कि हमें जो CWSN है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनकी अधिगम आवश्यकताओं का आकलन करना पड़ेगा, और किसके संदर्भ में, उनके विद्यालयी करिकुलम के संदर्भ में। तो हम जब उनकी विद्यालयी मतलब करिकुलम के संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं का आकलन कर लेंगे, इसके बाद हम उनके लिए नए नए नियम बना सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक एक्सेसिबिलिटी यानी कि सुगमता को इंश्योर करने में सुनिश्चित करने में हमारी हेल्पफुल प्रोवाइड करेगा। तो इसमें है हमारा डिजाइन और नीड बेस्ड करिकुलम। पिछली स्लाइड में हमने चर्चा किया था कि हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी अधिगम आवश्यकताओं का उनकी विद्यालयी करिकुलम के संदर्भ में आकलन करते हैं। अब हमने आकलन कर लिया, इसके बाद है डिजाइन और नीड बेस्ड करिकुलम, ठीक है। तो हम उनकी आवश्यकता से संबंधित करिकुलम का डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से उस करिकुलम को एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है करिकुलम अडेप्टेशन। तो करिकुलम अडेप्टेशन क्या है, पाठ्यचर्या अनुकूलन, यानी कि पाठ्यचर्या में हम कुछ ऐसे परिवर्तन लाते हैं जिससे वो जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए वो सरलता से उसको एक्सेस किया जा सके, यानी कि वाट एवर चैलेंज्ड फेस्ड बाई अ CWSN टू कंप्लीट अ करिकुलम और सिलेबस टू मिनिमाइज एंड गेट ओवरकम फ्रॉम दीज ऑल टाइप्स ऑफ चैलेंज इज नोन एज करिकुलम अडेप्टेशन, यानी किसी भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को किसी करिकुलम या सिलेबस को पूरा करने में जो भी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को कम करना या रिड्यूज करना, ठीक है, करिकुलम अडेप्टेशन कहलाता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है यूज ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज ऑब्लिक मेथड, यानी कि विशेष शिक्षण विधियों या रणनीतियों का प्रयोग करके हम मतलब समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए शैक्षणिक सुगमता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें हमारे कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा कि मल्टी सेंसरी अप्रोच, यानी कि BAKT, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, इस मेथड का हमें यूज करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जो विविधता वाले स्टूडेंट हैं वो उसको सीख सकें, मतलब अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस कर सकें। और B नंबर का हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, यानी कि करके सीखने पे हमें बल देना चाहिए। तीसरा हो जाएगा पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि पीयर्स के द्वारा उनके सहपाठियों के द्वारा जो एक अच्छा है मतलब उसका एकेडमिक अचीवमेंट उससे दूसरे लो एकेडमिक अचीवमेंट वाले स्टूडेंट को मतलब कोचिंग या मतलब ट्वीट करवाना चाहिए। और फोर्थ नंबर का हो जाएगा प्रमोट ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा देना चाहिए। और इसके बाद हो जाएगा प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यानी कि उनको मतलब एक्सपीरियंस मूर्त अनुभव प्रदान करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस क्या होता है, टू डिवाइड एनी टॉपिक इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में किसी टॉपिक को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा हमारा डिस्कवरी मेथड, यानी कि खोज करके सीखना, ठीक है। इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा भी हम सिखा सकते हैं। तो एक कुछ विशेष शिक्षण विधियाँ थी जिनके द्वारा हम मतलब इंक्लूसिव सेटअप में CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एकेडमिक एक्सेसिबिलिटी यानी कि शैक्षणिक सुगमता को इंश्योर कर सकते हैं। इसके बाद हम बचे हुए बिंदुओं को अगली स्लाइड में बात करेंगे।
नेक्स्ट हम जो पॉइंट की बात करते हैं इस स्लाइड में, मतलब जो शैक्षणिक सुगमता है यानी कि एकेडमिक एक्सेसिबिलिटी, उसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ और बचे हुए बिंदुओं की। तो इसमें है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में हमें मतलब विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार या उनकी इंटरेस्ट के अनुसार, ठीक है, मतलब हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि अध्ययन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बीआई के लिए ब्रेल में हो सकता है सामग्री, टेक्टाइल फॉर्मेट में हो सकता है, रिकॉर्डिंग में यानी कि ऑडिटरी में हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है मतलब। तो हमने बीआई स्टूडेंट्स के लिए टीएलएम की बात कर ली, जैसे ब्रेल में होना चाहिए, मोटे छापे में होना चाहिए, टेक्टाइल में होना चाहिए, ऑडियो में होना चाहिए। अब एचआई के लिए कैसा होना चाहिए? एचआई के लिए विजुअल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, इमेजेस के फॉर्म में होना चाहिए, कैप्शनिंग में होना चाहिए। आपने देखा होगा मूवी में नीचे लिखा हुआ आता है, मतलब पट्टी के रूप में लिखा हुआ आता है, ठीक है, और उनके लिए ऐसा टीएलएम यूज करना चाहिए जो मतलब जो फ्लैश कार्ड के रूप में सामग्री लिखी हुई हो, अधिकतर विजुअल फॉर्मेट में होनी चाहिए। आईडी के लिए लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित या ऑडियो विजुअल कंटेंट होना चाहिए। और ऑडियो विजुअल कंटेंट तो सभी की नीड को फुलफिल कर ही सकता है। बीआई भी सुन सकते हैं, एचआई भी देख सकते हैं, और साइटेड पर्सन भी और एलडी वाले बच्चे भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाला है कि प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन। हमें चाहिए या प्रशासन को चाहिए या अध्यापकों को चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मतलब समावेशी शिक्षा में लचीलापन प्रदान करना चाहिए। उनको असाइनमेंट दो तो उनकी जैसी मतलब कैपेसिटी है उसके हिसाब से दो, उनको मतलब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से दो, और जैसे भी वो उसको रिस्पॉन्स करना चाहें वैसे उनको रिस्पॉन्स करें, यानी कि यूडीएल पे बेस्ड होना चाहिए, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के प्रिंसिपल पे वर्क करना चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात इसमें करते हैं। इसमें जो अब पॉइंट है टू फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, यानी कि समता और समानता के प्रिंसिपल को लागू करके हम समावेशी शिक्षा में विशेष विद्यार्थियों के लिए या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, शैक्षणिक सुगमता को यानी कि एकेडमिक एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा इक्विटी और इक्वालिटी क्या होती है? इक्विटी को बोलते हैं समता, इक्वालिटी को बोलते हैं समानता। जैसे हमारे पास 8 रोटी हैं, 2 लोग हैं, तो 4 डिवाइड करना, 4 डिवाइड करना, दैट इज इक्वालिटी यानी कि समानता। और इक्विटी क्या होगी? हमारे पास 8 ही रोटी हैं, ठीक है, एक व्यक्ति 2 रोटी खा रहा है, एक व्यक्ति 6 रोटी खा रहा है, यानी कि 2 और 6 अलग अलग खा रहे हैं दोनों पर्सन। तो लेकिन अगर इक्वालिटी समानता रखेंगे तो दोनों को 4 देंगे, ठीक है। लेकिन समता अगर करनी है तो क्या करेंगे? प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, विद्यार्थी की या व्यक्ति की नीड के हिसाब से प्रदान करना, दैट कॉल्ड इक्विटी यानी कि समता। तो हम 4 दे रहे थे ना, तो जो 2 ही खा रहा है उसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 2 एक्स्ट्रा वाली जो 6 खा रहा है उसे दे देंगे, उसके बाद 4 + 2 6 हो जाएंगी, यानी कि 1 को 2 1 को 6, तो दैट कॉल्ड इक्विटी। तो इक्विटी यानी कि समता और इक्वालिटी यानी कि समानता के प्रिंसिपल को हमें अवश्य लागू करना चाहिए, जिससे हम एकेडमिक एक्सेसिबिलिटी यानी कि मतलब शैक्षणिक सुगमता को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसके बाद है प्रोवाइड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि सकारात्मक अधिगम वातावरण का मतलब हमें निर्माण अवश्य करना चाहिए CWSN के लिए विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के दौरान, ठीक है। तो इसमें ये 2 टाइप का होता है, आप सभी लोग एमएड के स्टूडेंट हो, सभी लोग जानते हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड साइकोलॉजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। इन दोनों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, इन दोनों को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके बाद अब हम बचे हुए पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, यानी कि बैठने की व्यवस्था कक्ष में कैसे होनी चाहिए। एचआई के लिए जो कक्ष होना चाहिए, ठीक है, उन्हें आगे की सीट पे बैठाना चाहिए ताकि वो इंटरप्रेटर को आसानी पूर्वक देख सकें। अब कोशिश करिए उन्हें यू आकार में, ठीक है, या अर्धवृत्ताकार आकार में, सेमी सर्कुलर रूप में उन्हें बैठना चाहिए। लोवजन स्टूडेंट्स को आगे बैठाना चाहिए ताकि वो आसानी पूर्वक देख सकें। ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरह से बड़े बड़े मोटे छापे में लिखें ताकि लोवजन वाले बच्चे देख सकें। मायोपिया वाले बच्चों को आगे की सीट पे बैठाएं। हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि वाले बच्चों को कहाँ बैठाएं? मतलब पीछे बैठाएं, ठीक है। ग्लूकोमा में पेरिफेरल विजन लॉस होता है, मतलब ठीक है, तो उनको कहाँ बैठाएं? उनको सेंटर में बैठाएं। मैकुलर डिजनरेशन एक ऐसा नेत्र रोग है जिसमें सेंट्रल यानी केंद्र की दृष्टि की क्षति होती है, तो उसको कहाँ बैठाएं? उसको किनारे पे बैठाएं और किनारे में लिखें। ग्लूकोमा के लिए केंद्र में लिखें ग्लूकोमा वाले मतलब विद्यार्थी के लिए, और जो मैकुलर डिजनरेशन है उसके लिए पेरिफेरल में लिखें, किनारे पे लिखें। इसके बाद है हो सके या संभव हो तो एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के साथ एक सामान्य आवश्यकता वाले विद्यार्थी को बैठाएं, जैसे बीआई के साथ मतलब साइटेड पर्सन को बैठाएं, एचआई के साथ नॉन डिसेबल्ड को बैठाएं, ताकि उनको वो मतलब थोड़ी हेल्प प्रोवाइड
कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बड़ा वाला, जो कि है हमारा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन इवैल्यूएशन मेथड, यानी कि मूल्यांकन पद्धतियों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करनी चाहिए। तो उसमें बीआई के लिए हम जो मतलब इवैल्यूएशन मेथड है वो ओरल प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ब्रेल टेस्ट ले सकते हैं, और लो विजन के लिए हम लार्ज प्रिंट में रिटन टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग पर मतलब अप्रोच पे आधारित मतलब इवैल्यूएशन ले सकते हैं, ग्रुप इवैल्यूएशन ले सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उनका मतलब उनको रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, उनसे कहो कि सेंड कर दो ईमेल पे, ये भी एक तरीका हो सकता है बीआई स्टूडेंट्स के लिए इवैल्यूएशन का। एचआई के लिए क्या हो सकता है, एचआई से साइन लैंग्वेज में लिया जा सकता है इवैल्यूएशन, ठीक है। और उनसे केवल मेन या उनका जो ऑप्शनल पेपर, ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह से उनका इवैल्यूएशन किया जा सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू एचआई स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट है आईटी स्टूडेंट्स के लिए इवैल्यूएशन। तो उनके लिए हम लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी बेस्ड मेथड के द्वारा उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इवैल्यूएशन में भी लचीलापन, यानी कि वी शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इस तरह से हमने बात की है कि इवैल्यूएशन में हम कैसे करके फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। अब हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए हम मतलब एकेडमिक एक्सेस यानी कि शैक्षणिक सुगमता को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट बचा था, उसकी चर्चा कर लेते हैं इस स्लाइड में, यानी कि यूज ऑफ आईसीटी बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव सेटअप, यानी कि आईसीटी आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग में करना चाहिए। तो उसमें सॉफ्टवेयर फॉर बीआई, सॉफ्टवेयर फॉर एचआई, सॉफ्टवेयर फॉर आईडी। तो फर्स्ट भी डिस्कस सॉफ्टवेयर फॉर बीआई। तो उसमें होगा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पर लिखी हुई सामग्री को रीड करके बताते हैं, बीआई स्टूडेंट्स को बोल के बताते हैं। जैसे इसमें हो गया जॉब एक्सेस विद स्पीच, यानी कि जॉस, JAWS, जॉब एक्सेस विद स्पीच। ये हमारा परचेज है और ये बॉम्बे में करिश्मा फाउंडेशन के द्वारा हम इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा NVIDIA नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और गूगल पे फ्री डाउनलोड अवेलेबल है। इसके बाद है साफा स्क्रीन एक्सेस फॉर ऑल, ये भी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम बात करते हैं GPS, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके द्वारा भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी में बीआई स्टूडेंट को हेल्प मिलती है। इसके बाद है हमारा मतलब एप्पल सोलो मशीन, यानी कि या स्टैंड एलोन रीडिंग मशीन। ये क्या करती है, स्कैन करके मतलब किसी भी टेक्स्ट को आसानी पूर्वक मतलब ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद हमारा है मतलब स्कैन व्यू, ये भी स्कैनर का वर्क करती है, प्रिंट को स्कैन करके बीआई स्टूडेंट के लिए बताती है। इसके बाद हमारा है जूम टेक्स्ट, ये लो विजन वाले विद्यार्थियों के लिए या अल्प दृष्टिवान विद्यार्थियों के लिए बड़े छापे अंदर बड़ा करके दिखाती है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसमें टेक्स्ट को बड़ा कर देती है, साइज को रिकॉग्नाइज कर देती है, बड़ा कर देती है। इसके बाद हमारा हो जाएगा इसमें अदर हो जाएगा, जैसे गूगल मीट का भी यूज कर सकते हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थी चाहें तो। और एक होता है हमारा DBT डक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ये मतलब प्रिंट को ब्रेल में ट्रांसलेट करने के लिए। एक होता है ब्रेल एम्बोजर, यानी कि ब्रेल प्रिंटर, उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर की बीआई स्टूडेंट्स के लिए बात कर ली है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐप्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे मनी है, मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसके बाद एक अभी अनेबल इंडिया ने ब्लाइमी नाम से ऐप लॉन्च की है। तो इस तरह से हम बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजी आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग बीआई स्टूडेंट्स के लिए करा सकते हैं। अब नाउ वी डिस्कस सॉफ्टवेयर फॉर एचआई स्टूडेंट्स। तो इसमें है पहला है डॉक्टर स्पीच, यानी कि उनकी स्पीच को इम्प्रूव करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है स्पीच ट्रेनर मशीन, यानी कि उनको स्पीच ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है TDD सॉफ्टवेयर, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर डेफ, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कैप्शनिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि उनको कैप्शनिंग करने हेतु इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो नीचे आपने देखा होगा पट्टी में लिख के आता है बड़े मतलब छापे में, और मतलब वो एचआई स्टूडेंट हैं उसको देख सकते हैं, और जो लो विजन वाले हैं वो उनको देख सकते हैं। मतलब जो बीआई में लो विजन वाले हैं वो उनको देख सकते हैं, नहीं सॉरी हाँ बड़ा आता है तो उनको देख सकते हैं, और जो एचआई वाले हैं वो तो उसको आसानी पूर्वक देख ही रहे हैं। तो इस तरह दोनों के लिए वो काम में आता है। और साइटेड भी देख ही सकते हैं उसको, और लोकोमोटर वाले भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है स्काइप, इसके बाद आता है गूगल मीट, इसके बाद आता है हमारा व्हाट्सएप, इसके बाद हमारा आता है टैप, इसके बाद आता है हैमिल्टन मोबाइल कैपिटल ऐप। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जो एचआई स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं आईडी स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर।
1. अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर फॉर आईडी स्टूडेंट्स टू इंक्रीज द एकेडमिक एक्सेसिबिलिटी इन इंक्लूसिव सेटअप फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसमें जैसे हमारा अर्थमेटिक पैकेज है, ये हमारे NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद की वेबसाइट पर मतलब अवेलेबल है। ये सॉफ्टवेयर पैकेज है, ये उनको अंक गणित सीखने के लिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है लिविंग एंड नॉन लिविंग सॉफ्टवेयर पैकेज, ये निर्जीव व सजीव वस्तुओं का ज्ञान कराने के लिए जो आईडी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। ये भी अवेलेबल है वेबसाइट पे NIMH की। इसके बाद है माई कंट्री सॉफ्टवेयर पैकेज, ये जो हमारे देश के बारे में विभिन्न इन्फॉर्मेशन सूचनाएं प्रोवाइड कराने के लिए आईडी स्टूडेंट्स को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है कम्युनिटी यूटिलाइजेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि सामुदायिक प्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज। इसमें हम जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ठीक है, या लगा लो स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, बैंक हो गई, तो इन सभी चीज़ों का मतलब ज्ञान कराने के लिए इनका यूज कैसे किया जाता है, कक्ष में कैसे किया है, मतलब क्लासरूम में जाना है, वो भी एक कम्युनिटी मतलब यूटिलाइजेशन हो गया, तो इनका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, उस तरह से, या मतलब हमारा कोई प्लेग्राउंड है उसका यूज कैसे करना है, उस तरह से हम इसके जरिए सिखा सकते हैं। एक आता है मेमोरी चैलेंज सॉफ्टवेयर, एक आता है ब्रेन बिल्डर सॉफ्टवेयर। तो ये सभी मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आईडी स्टूडेंट्स को प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक की स्लाइड में चर्चा की है, ठीक है, कि हम कैसे करके इंक्लूसिव एजुकेशन में CWSN के लिए या PWDs के लिए, ठीक है, कैसे करके एकेडमिक एक्सेसिबिलिटी यानी कि शैक्षणिक सुगमता को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी बची हुई स्लाइड में बात करते हैं कि C नंबर का बड़ा वाला पॉइंट है इंश्योरिंग सोशल एक्सेस फॉर PWDs और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव सेटअप, यानी कि समावेशी शिक्षा में हम दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, ठीक है, कैसे करके सामाजिक जो सुगमता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसमें निम्नलिखित बिंदुवार चर्चा करेंगे हम। नंबर फर्स्ट हो सकता है पेरेंटल अवेयरनेस, यानी कि माता पिता को जागरूकता अवश्य प्रदान की जाए। सेकंड हो जाएगा कम्युनिटी अवेयरनेस, समुदाय में कम्युनिटी में अवेयरनेस जागरूकता फैलाई जाए CWSN के बारे में, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में, दिव्यांगताओं के बारे में, ठीक है, ताकि स्क्रीनिंग में, आइडेंटिफिकेशन में, रिहेबिलिटेशन में, ठीक है, और उनके मतलब इम्प्लीमेंटेशन में, फंड प्रोवाइड कराने में, PTM में बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। थर्ड नंबर का पॉइंट हो सकता है पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट और टीचर जब एक साथ मिलेंगे, एक साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो पेरेंट उसकी लिमिटेशन या उसकी स्ट्रेंथ है वो टीचर्स को बताएंगे, टीचर जो विद्यार्थी की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है वो मतलब पेरेंट को बताएंगे। तो इस तरह से उनके लिए अच्छे से अच्छे करिकुलम का फॉर्मेशन किया जा सकता है और उनके लिए अच्छी से अच्छी लर्निंग स्कीम का प्लानिंग किया जा सकता है। फोर्थ नंबर का जो हमारा जो पॉइंट है वो है पीयर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि जो उनकी जो पीयर्स होते हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, उनके पीयर्स का जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, जिससे वो स्कूली वर्षों में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। तो उनके लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को मतलब, ठीक है, बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जागरूकता प्रदान करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से पीयर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हमें अवश्य कंडक्ट करवाने चाहिए। तो इसके बाद बचे हुए पॉइंटों को हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने सोशल एक्सेस को इंश्योर करने के लिए कुछ बिंदुओं की चर्चा की थी, अब हम कुछ बचे हुए रिमेनिंग पॉइंट्स की चर्चा इस स्लाइड में करते हैं। तो इसमें हमारा 5th नंबर का पॉइंट हो जाएगा कंडक्ट इंक्लूसिव रैली, यानी कि समावेशी रैली का हमें आयोजन करना चाहिए। इससे भी समाज में, ठीक है, और मतलब उसके माता पिता में, सभी लोगों में, ठीक है, दिव्यांगजनों के प्रति या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति, समावेशी शिक्षा के प्रति मतलब सकारात्मक रवैया या सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है पोस्टर्स ऑन ऑल डिसेबिलिटी विद पॉजिटिव मैसेज, यानी कि कुछ पोस्टर्स हम लें, उसमें सकारात्मक संदेश लिखें और उनको लेके हम चारों तरफ हर तरफ चिपकाएं, या बड़े बड़ी जगह पे, जैसे जो बैंक हो गया, मतलब पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, यूनिवर्सिटी के गेट पे हो गया, या किसी चौराहे पे चिपका दें, जिससे कि आसानी पूर्वक पॉजिटिव मैसेज का मतलब वो किया है इसके। इसके बाद हमारा जो 7th नंबर का पॉइंट है सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 मतलब दिसंबर, और लुई ब्रेल डे, वर्ल्ड लुई ब्रेल डे जो 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इनको हम मनाएं, और ठीक है, और इन पे हम क्या करें, जो महान पर्सनालिटी हैं, ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ डिसेबल्ड
पॉपुलेशन, जैसे कि रविंद्र जैन जी हो गए जो कि ब्लाइंड हैं, ठीक है। जैसे और लगा लो हमारे श्रीकांत बोला जी हैं जो कि ब्लाइंड हैं, ठीक है। और प्रांजल पाटिल जो फर्स्ट IAS लेडी है, ठीक है, ब्लाइंड है जो कि। और ऐसे ही लगा लो हमारे श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य हैं, चित्रकूट यूनिवर्सिटी के जो BC हैं। तो इन लोगों को हम बुलाएं, इससे भी एक पॉजिटिव मैसेज क्रिएट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर का पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ पॉजिटिव मैसेज, ठीक है, थ्रू मीडिया एंड सोसाइटी। यानी कि मीडिया को चाहिए और सोसाइटी को चाहिए कि दिव्यांगजनों से संबंधित, ठीक है, या मतलब जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, उनसे संबंधित सकारात्मक खबरों को प्रसारित किया जाए, ना कि नेगेटिव रवैये को अपनाया जाए। कुछ मीडिया है नेगेटिव चीज़ों को दिखाती है, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं दिखाती है। जैसे एक मूवी बनी थी ब्लाइंड बैंक लूट रहे हैं, तो एक नेगेटिव मैसेज जाएगा नहीं जाएगा। अभी भी श्रीकांत बोला के ऊपर एक मूवी बनी है जो कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के मतलब ऑनर हैं, बहुत बड़े, मतलब एक ब्लाइंड संस्था है वो चला रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं। ऐसे ही प्रांजल पाटिल है जो फर्स्ट लेडी है और जो ब्लाइंड IAS है, ठीक है। इस तरह से इन लोगों पे मूवी बनाई जाए और मीडिया को यही चाहिए कि अधिक से अधिक सोसाइटी को अवेयर करे और सोसाइटी में मतलब दिव्यांगजनों के प्रति या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के प्रति पॉजिटिव मैसेज क्रिएट किया जाए। तो अब हम बात करते हैं स्लाइड पे चर्चा करने के उपरांत कंक्लूजन पे, यानी कि निष्कर्ष पे। तो उपर्युक्त बिंदुओं पर चर्चा करने के उपरांत यही कहा जा सकता है कि यदि हम उपर्युक्त बताए गए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर, ठीक है, और सभी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस पे मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के जैसे कि टीचर्स हो गया, पेरेंट्स हो गए, स्टूडेंट खुद भी हो गया, गवर्नमेंट हो गई, NGOज हो गए, सोशल वर्कर हो गया, ठीक है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्पेक्टर हो गए, अदर एम्प्लॉय हो गए, ये सभी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखें और ये जो बिंदु बताए गए हैं उनको ध्यान में रखें, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हुए, ठीक है, और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और उनके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उनके लिए जो मतलब रूल्स बनाए गए हैं, स्कीम्स बनाई गई हैं, या उनके लिए जो मतलब समय समय पे मतलब प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे अवश्य ही हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को सफल बनाने में, प्रभावशाली बनाने में निश्चित ही सफलता प्रदान होगी। और मतलब दिव्यांगजनों की या मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्सेसफुल इफेक्टिव बनाया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल या दिस वीडियो।